कोई कंफ्यूजन है क्षारकता में? तो आप बेटा नोट करके लिख लीजिएगा, नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा बेटा। अतः अतः किसी अम्ल द्वारा, अतः अतः किसी अम्ल द्वारा अतः किसी अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन की संख्या, अतः किसी अम्ल द्वारा दिए गए अतः किसी अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो अम्ल की क्षारकता कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ठीक है, अम्ल में कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं ना? तो देखो आर्हेनियस ने जो अम्ल के बारे में बेटा बात किया, वो यही बात किया, जब उस पदार्थ को जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं तो वो क्या है? अम्ल है। जितने नंबर आप हाइड्रोजन आयन देते हैं उस नंबर को हम उसको क्या बोलते हैं? क्षारकता बोलते हैं। और उन्होंने अम्ल को दो भागों में डिवाइड किया, पहला किया स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, और सेकेंड किया एसिड जिसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। इनके अंदर हाइड्रोजन आयन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। जैसा कि HCl देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को। और फिर हम बात करते हैं जब एसिड की, उसमें हम देखते हैं कि वो पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, और उनके हाइड्रोजन आयन मुक्त करने की जो होती है क्षमता जो होती है वो कम होती है, गुण जो होता है उसका वो क्या बोलेंगे? जैसा कि एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि HCl सॉरी CH3COOH विनेगर, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब हमारे क्या है? वीक एसिड में आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि अतः किसी अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन की संख्या को हम उसको क्या बोलते हैं? क्षारकता बोलते हैं। इस तरह हमारा अम्ल पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने एलियस के अकॉर्डिंग क्षारक मतलब क्षारक की बात करेंगे तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्षारक। क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा? क्षारक। अम्ल के बाद हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है क्षारक। क्योंकि क्षारक और क्षार में मेजर डिफरेंट है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे। क्षारक नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है बेटा? क्षारक। अब हम बात करते हैं बेटा, क्षारक की बात करते हैं। अगर हम बात क्षारक की करें बेटा, तो क्षारक वो पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। जैसा कि आर्हेनियस ने जब अम्ल की बात किया था तो उन्होंने बताया था कि अम्ल ये पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। इस तरह हम बात क्षारक की करते हैं, तो क्षारक वे पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। उसे हम क्या करेंगे बेटा? क्षारक करेंगे। क्लियर? देखिए क्षारक में क्या आ जाएंगे? क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं, वे रासायनिक पदार्थ हैं, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर OH माइनस आयन OH माइनस आयन को बेटा क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं बेटा? आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे एग्जांपल की बात करें तो सबसे फेमस जो क्षारक होता है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
कास्टिक सोडा। जब इसको हम लोग जल में क्या करते हैं बेटा, खोलते हैं, जल में वाटर में जल में खोलते हैं, ये जब जल में घोलते हैं NaOH को, तो ये Na प्लस प्लस माइनस आयन देता है। क्या देता है? तो ये सभी रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे बेटा? क्षारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षारक। और अहेनियस क्षारक पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा बेटा इसमें? क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार। अगर क्षारक के प्रकार की बात किया जाए तो तरह क्षारक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार आएगा वो प्रबल क्षारक आएगा, और सेकंड जो प्रकार आएगा वो क्या होगा? दुर्बल क्षारक आएगा। तो सबसे पहले नंबर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? प्रबल क्षारक। और सेकंड नंबर क्या रहेगा बेटा? दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक। अगर हम दुर्बल क्षारक की प्रबल क्षारक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग। और इसको क्या बोलेंगे? वीक बेस। क्लियर? फर्स्ट नंबर आ गया स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षारक, और सेकंड नंबर क्या आएगा बेटा? दुर्बल क्षारक। नोट डाउन। तो बेटा हमें पढ़ना है कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट बना लेते हैं प्रबल क्षारक। प्रबल प्रबल क्षारक क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटा? प्रबल क्षारक। लिखिएगा। तो जैसा प्रबल अम्ल की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात किया था कि H प्लस आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है। उसी तरह जब किसी रासायनिक पदार्थ के अंदर OH माइनस आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति हो तो वो क्या कहलाएगा? प्रबल क्षारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रबल क्षारक। लिखिएगा। इनमें इनमें OH माइनस आयन त्यागने की वे रासायनिक पदार्थ जिनमें OH माइनस आयन त्यागने की OH माइनस आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है। OH माइनस आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है। अधिक प्रवृत्ति होती है। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH, COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CSOS, सब क्या है बेटा? हमारे प्रबल क्षारक है। क्या है बेटा? प्रबल क्षारक। इस बार आप लोग के सिलेबस में से हट गया है, वरना एस ब्लॉक जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं ये सब एस ब्लॉक के तत्व है। एस ब्लॉक के वर्ग के तत्व है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होते हैं। और इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग क्षार कौन होता है बेटा? चलिए जगह KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग है सबसे। अगर ये एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग तो सभी है, अगर इसमें भी पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक कौन सा है तो कौन सा है? KOH। क्लियर ना? तो ये हो गया क्या? प्रबल क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्षारक में पदार्थों के सभी रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक को
उनके प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांट दिया। जो अधिक जिनके अंदर OH माइनस त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल क्षारक बोलते हैं। और प्रबल क्षारक में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और ये सीरियम का हाइड्रोक्साइड बना हुआ है CSOH। इसमें स्ट्रॉन्ग क्या कौन सा है बेटा, KOH। सेकंड नंबर बात करते हैं दुर्बल क्षारक का। सेकंड नंबर कौन सा बात करते हैं बेटा, दुर्बल क्षारक। सेकंड नंबर कौन सा बात करेंगे बेटा, दुर्बल क्षारक। अगर हम दुर्बल क्षारक की बात करें तो लिखिएगा बेटा, वे रासायनिक पदार्थ जिनमें वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ जिनमें जिनमें OH माइनस त्यागने की कम प्रवृत्ति होती है, कम प्रवृत्ति होती है, जिनमें OH माइनस त्यागने की कम प्रवृत्ति होती है, होती है दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक है। क्या है बेटा, ये दुर्बल क्षारक है। क्लियर, नोट कर लीजिए। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्षारक कहते हैं। अगर उनके अंदर OH माइनस देने की प्रवृत्ति जो है वो होती है तो वो क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। क्लियर। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल में क्षारकता आती है और उसी तरह क्षार में क्या आएगी, अम्लता आएगी। तो ये सभी रासायनिक पदार्थ जिनके अंदर जितने नंबर आप OH माइनस आयन लेंगे वही उनकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती, अम्लता कहलाती है। तो ये हमारा हेडिंग जाएगा क्षारक की अम्लता। क्या रहेगा बेटा, क्षारक की अम्लता। शेडिंग बनाइएगा, क्षारक की अम्लता। और उसके आगे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ OH माइनस आयन। क्या लिख दीजिए बेटा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। जितने भी नंबर ऑफ OH माइनस आयन है वही उसकी क्या कहलाएगी, अम्लता कहलाएगी। क्षार की क्या निकलती है, अम्लता निकलती है। और वो नंबर ऑफ OH माइनस आयनों की क्या होती है। क्लियर। तो अगर नंबर ऑफ OH माइनस आयन की अम्लता की बात करें इसमें कितने होंगे तो बेटा NaOH में नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं, नंबर ऑफ, इधर हम लिख देते हैं बेटा पदार्थ और इधर लिख लेते हैं अम्लता। क्या लिख देते हैं, अम्लता। बताइए पदार्थ NaOH में कितना है नंबर ऑफ OH माइनस आयन, 1 है, इसलिए इसकी अम्लता कितनी हो गई। NH4OH में कितना है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम, और इसके अंदर कितना है, चार है। OH का तो KOH में कितना है बेटा, 1। MgOH में कितना होता है, MgOH का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस होता है इसका फार्मूला। तो MgOH का होल ट्वाइस में नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं, 2। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें बेटा तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ OH आयन हैं, 2। उसी तरह बेटा एमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षारक की हमेशा अम्लता निकलती है। और किसी भी रासायनिक पदार्थ के अंदर जितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन होंगे वही उनकी क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। क्लियर, नोट कीजिए। नोट करके लिख लीजिएगा बेटा, नोट करके नीचे लिख लीजिएगा।
नोट करिए, अतः किसी क्षार द्वारा, अतः किसी क्षार द्वारा दिए गए, अतः किसी क्षार द्वारा, अतः किसी क्षार द्वारा दिए गए OH माइनस आयन की संख्या को, अतः किसी क्षार द्वारा दिए गए OH माइनस आयन की संख्या को, OH माइनस आयन की संख्या को अम्लता कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लता कहते हैं, अम्लता कहते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षारक की क्या कॉन्सेप्ट था उसको पढ़ा। अब यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में रूल के साथ साथ, नियम के साथ साथ हमें उसके लिमिटेशन और ड्रॉबैक को भी लेकर चलना पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट इसमें होगा आर्हेनियस की सीमाएं। आर्हेनियस की सीमाएं, आर्हेनियस अवधारणा की, आर्हेनियस अवधारणा की सीमाएं। अवधारणाएं की सीमाएं, आर्हेनियस अवधारणा की अवधारणा की सीमाएं। क्लियर? लिखिएगा बेटा फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। तो आर्हेनियस का जो सबसे बड़ा अपवाद निकल के आया कि आर्हेनियस ने जो भी अम्ल और क्षारक की अवधारणा दी वो केवल जल के लिए में ही बताई जा सकती थी, क्योंकि इन्होंने जल में ही उसको रिलेट किया था। तो अम्ल और क्षारक को आर्हेनियस ने केवल जल में ही व्याख्या की, और किसी विलयन में, अल्कोहल में, या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो उसमें उन्होंने घुलने की व्याख्या नहीं की, उन्होंने केवल जल में ही घुलने की व्याख्या की। ये आर्हेनियस की अवधारणा की क्या निकल के निकला, सीमाएं निकला कि इन्होंने केवल जल में ही अम्ल और क्षार को क्या किया, तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट बेटा इसमें कि अम्लों और क्षारकों की व्याख्या, अम्लों व क्षारकों की व्याख्या, अम्लों व क्षारकों की व्याख्या, अम्लों व क्षारकों की व्याख्या केवल जलीय विलयन में ही, केवल जलीय विलयन में ही, केवल जलीय विलयन में ही की जा सकती है, केवल जलीय विलयन में ही की जा सकती है। में ही की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? आर्हेनियस ने जो भी अम्ल और क्षार की अवधारणाएं दिया उसकी व्याख्या केवल जलीय विलयन में ही की जा सकती थी। ये आर्हेनियस का क्या निकला, ड्रॉबैक निकला। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तब क्षारक की अवधारणा को केवल जलीय विलयन में ही समझाया जा सकता था, अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंटों में नहीं समझाया जा सकता था। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या निकला बेटा, इसमें ऐसे ही अम्लों की व्याख्या की जा सकती थी जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, तो उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन आयन के बेस पे दिया। मतलब यहाँ पे ऐसे ही केवल अम्लों की व्याख्या की जा सकती थी जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है ऐसे अम्लों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। यह भी क्या निकला, आर्हेनियस उदाहरण का सीमाएं निकला, ड्रॉबैक निकला। सेकंड पॉइंट निकला, ऐसे अम्लों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, ऐसे अम्लों की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसे अम्लों की व्याख्या, ऐसे अम्लों की व्याख्या ही की जा सकती थी। ऐसे लिखिएगा, ऐसे अम्लों की व्याख्या ही की जा सकती थी जिनमें
हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो, ऐसे अम्लों की व्याख्या ही की जा सकती थी जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो। जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है, जिनमें हाइड्रोजन आयन जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा सकती थी। क्लियर? जैसे अगर बेटे बोले बेटा बताओ JDNCl2 ये अम्ल है कि क्षार है, कौन सा अम्ल है, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या आप कर सकते थे। यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन दिखा ही नहीं, तो आपको आया कि ये अम्ल है। तो आर्हेनियस ने केवल ऐसे ही रासायनिक पदार्थों की व्याख्या की, ऐसे ही अम्लों की व्याख्या की जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित और जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं, उसकी व्याख्या। जबकि हम जानते हैं JDNCl2 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, अम्ल है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन उपस्थित। तो ऐसे लोगों की व्याख्या करने में अर्हेनियस अवधारणा क्या है, आपको से मिल रहा है, जिसकी वजह से आगे और भी अवधारणाएं हम पढ़ेंगे जो अन्य जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है उनको भी क्या करते हैं। क्लियर? तो ये सेकंड हो गया बेटा। और इसी तरह बेटा ऐसे क्षारकों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी जिनके पास OH माइनस रेल उपस्थित नहीं थे। तो पॉइंट लिखना, पॉइंट की बात करें बेटा तो ऐसे क्षारकों की व्याख्या नहीं, ऐसे क्षारकों की व्याख्या, ऐसे क्षारकों की व्याख्या, ऐसे क्षारकों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, नहीं की जा सकती है, जिनके पास जिनके पास OH माइनस आयन, जिनके पास OH माइनस आयन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा अमोनिया, देखो अमोनिया के पास OH माइनस आयन है, लेकिन अमोनिया फिर भी क्या है, क्षारक है। अमोनिया क्या है बेटा, क्षारक है, जबकि अमोनिया के पास OH माइनस आयन नहीं है। उनके अकॉर्डिंग की व्याख्या नहीं की जा सकती कि जिनके पास OH माइनस आयन। क्लियर? बेटा आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th यूपी बोर्ड के साम्य अवस्था चैप्टर के, आज हम लोग पूर्ण और क्षार की अवधारणाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अवधारणा हम लोगों ने पढ़ा, जिस जो आर्हेनियस की अवधारणा के अनुकूल था, जिसको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग समझाया गया था। इस तरह हम लोगों ने अम्ल क्षार को, अम्ल क्षार की अवधारणा को आर्हेनियस के अकॉर्डिंग पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के कितने प्रकार होते हैं, तो क्षारक क्या होते हैं, क्षारकों के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इनसे अम्लीयता को पढ़ा कि क्षारक की अम्लीयता क्या होती है, अम्लता क्या होती है, और अम्ल की क्षारकता क्या होती है। फिर उसके बाद आर्हेनियस की अवधारणा की सीमाओं के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, और आज इस अवधारणा को हम लोगों ने क्या कर दिया, इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। थैंक यू। क्लियर है जी, समझ में आया तुम लोग को, कोई कंफ्यूजन, अच्छे समझ में आया ना? तो ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे समझ में आया कि ऑनलाइन में? हाँ? अभी नहीं समझ में आया? जरूर क्या कर बड़ी था, नहीं समझ में आया, चलो बताओ 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 क्या बड़ी था, बताओ कहीं देखो पढ़ा दिए ना, आ दिए तो नया पढ़ाए हैं अम्ल क्षार की अवधारणा,
आज हम लोगों ने पढ़ा अर्हेनियस अवधारणा, आगे की क्लास में पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी और एक पढ़ेंगे बेटा सर, अब स्टॉप किए विद